नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जोशील एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी टू सेक्शंस, 360 सीआरपीसी एंड सेकंड इज 361 सीआरपीसी, 360 एंड 361 सीआरपीसी के, जो कि अब हो चुके हैं 401 बीएनएसएस एंड 402। 360 हो चुका है 401, 361 हो चुका है 402। और क्या कुछ चेंजेस किए गए कॉन्सेप्ट के लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर और इंपॉर्टेंस के लेवल पर? कहीं कोई चेंज नहीं है। ओनली ड्राफ्टिंग के लेवल पर चेंजेस हुए हैं, वो भी टू क्लॉजेस में। सब क्लॉज 1 में बॉन्ड विद मैं आपको स्क्रीन पर दिखाया था, बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, ये टर्म अब हो गई है बॉन्ड और बेल बॉन्ड। क्लॉज 10 में चिल्ड्रन एक्ट 1960 था, नाउ इट हैज़ बिकम जेजे एक्ट 2015। ये चेंजेस हुए हैं 360 में, जो कि अब बीएनएस में हो गया है 401। और उसी तरीके से 361 सीआरपीसी, नाउ इट इज़ 402 बीएनएसएस। सब क्लॉज बी में चिल्ड्रन एक्ट 1960 हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय जेजे एक्ट 2015। इसके अतिरिक्त कोई चेंज नहीं है। आपको इसको वैसे ही पढ़ना समझना है जैसे कि सीआरपीसी क्लास में आपको समझाया गया है। आई होप यू गॉट इट। और ये काफ़ी लेंदी सेक्शन है 360, 10 तो सब क्लॉजेज ही हैं और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। होप यू विल एंजॉय दिस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। whenever you start any book, you must be knowing that what is the value of this book for you, whether this book is important for your prelims or it is important for mains or for both or for all the stages, that is prelims, mains और interview। आपको अगर पता होगा तो in that way you can think कि what amount of energy should be invested by you in that, कितना आपको उसमें अपना एनर्जी लगानी है, कितना अपना समय लगाना है ना, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो वो ओवरऑल एक बुक का, जैसे आईपीसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, सीआरपीसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, ये 5-6 किताबें ऐसी हैं जो आपकी हर स्टेज में आएंगी। लगभग 6-7 किताबें ऐसी हैं जो प्रीलिम्स में भी आएंगी, मेंस में भी आएंगी और इंटरव्यू में भी आएंगी। और यही नहीं, हर स्टेट में आएंगी। कुछ बुक्स हैं जैसे हिंदू लॉ, मोमडन लॉ है, वो उत्तराखंड प्रीलिम्स में आएगा, एमपी में नहीं आएगा, यूपी में नहीं आएगा। तो हिंदू लॉ एंड मोमडन लॉ कैन बी इंपॉर्टेंट ओनली फॉर उत्तराखंड प्रीलिम्स बट नॉट फॉर द एमपी और यूपी। बट these 6 books, IPC, CPC, CRPC, evidence, constitution, contract, almost in all exams you can see, हर स्टेट में आपको देखेंगे। तो ये क्या बुक्स हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई। तो ये होता है प्लानिंग पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी की कौन सी बुक्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड उसके बाद क्या है, सेकेंडली बात क्या है कि विद इन दैट, जैसे सीआरपीसी की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, सीआरपीसी में भी जैसे नहीं कि हर चैप्टर को हर तरीके एक जैसे पढ़ना है। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, दो सेक्शंस आर बेसिकली इंपॉर्टेंट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स। देयर आर फ्यू सेक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टेजेस। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना चाहिए उसको, ठीक है ना। तो वैसे ही हैं ये जो सेक्शंस है 353 to 365, these sections are important only for your prelims। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन 360। हम लोगों ने बाकी सेक्शंस कर लिए थे। सेक्शन 360 अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है और यू कैन सी मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर दिस सेक्शन इटसेल्फ, ठीक है। तो प्लीज लेट्स स्टार्ट सेक्शन 360 सीआरपीसी रिगार्डिंग प्रोबेशन। सो प्लीज सी दिस, बेरेट है आपके पास, सभी के पास। आई एम रीडिंग दिस। व्हेन एंड सी you all are advised to highlight this section। जहां तक जो पोर्शन मैंने कहा है, अगर आप लोग हाईलाइट कर लेंगे वहां से, तो you will see mainly question in prelims from that section itself, है कि नहीं है। तो उसको ढंग से समझ लीजिएगा। एंड प्लीज सबसे लास्ट क्लॉज कौन सी है इसकी, जरा 10। तो प्लीज स्टार्ट 360 सब क्लॉज 10 फर्स्ट समझ लीजिए है क्या। देखिए क्या, Nothing in this section shall affect the provisions of Probation of Offenders Act 1958 or the Children Act 1960 or any other law for the time being in force for the treatment, training or rehabilitation of youthful offenders। ये 3 एक्ट हैं, आपने 3 एक्ट है ना, Probation of Offenders Act नंबर 1,
चिल्ड्रन एक्ट 1960 नंबर 2 एंड नंबर 3 है जनरल बात कर दी, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, किस लिए? फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। ये 3 एक्ट हैं, इनको ढंग से हाईलाइट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से आएगा। अभी कह क्या रहे हैं, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दीज एक्ट्स। ये जो एक्ट दिए गए हैं इनके प्रोविजंस को सेक्शन 360 प्रभावित नहीं करता। इट मींस व्हाट, दीज एक्ट्स विल प्रिवेल ओवर सेक्शन 360। 360 के जो प्रबंध हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी, लेकिन ये पहले से पता होना चाहिए कि जो अदर एक्ट्स हैं इसके कंपटीशन में 360 में और इनमें क्या रिलेशनशिप होगा। देखिए सी दिस मैजिक स्लाइड, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, द चिल्ड्रन एक्ट 1960, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स, these acts will prevail over section 360. It means what, we can say like this, when the Probation of Offenders Act comes, section 360 goes. When the Children Act 1960 comes, section 360 goes. सही है, जब कभी भी प्रोवेशन ऑफेंडर्स सामने आएगा 360 चला जाएगा, चिल्ड्रन एक्ट आएगा 360 पीछे चला जाएगा, या कोई अन्य लॉ जैसे जेजे एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, है ना। तो ये एक्ट क्या है? अब ये जो क्रूशियल वर्ड्स हैं उनको देख लीजिए, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स, कि यानी जो युवा अपराधी हैं, जो लोग युवा अभियुक्त हैं अभी जिनसे अपराध हो गया है, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये लॉ बनाए गए हैं यहाँ पर। ये तो 360 का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जजमेंट करने के बाद, कन्विक्शन होने के बाद जब टाइम आता है सजा देने का, जब टाइम आएगा सजा देने का, तो तब व्हाट शुड बी द थॉट्स ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर, कि जो उसमें एक डायरेक्शन दे रखी है सेक्शन 360 में और इन एक्ट में, कि भाई उसको आप इस पर्पस से देखोगे कि वो जो ऑफेंडर है, वेदर ही कैन बी रिहेबिलिटेड और नॉट आफ्टर ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट, वेदर दैट यूथफुल ऑफेंडर कैन बी रिहेबिलिटेटेड और नॉट, क्या उसको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप में से ही कोई व्यक्ति ऐसा है, आप सब लोग जुडिशियल ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं है? आप में से किसी की गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए आपने क्या सोचा, किसी एक कि यार एक बार किसी का मोबाइल वन टाइम करता हूँ और उससे पैसे दे करके, आपको कोई ऐसे क्रिमिनल नहीं है, लेकिन एक बात फॉर द शॉर्ट टाइम आपके दिमाग में क्रिमिनलिटी आ गई, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको दिखी एक अपॉर्चुनिटी, आसानी से आपको दिख रहा है मोबाइल फ़ोन किसी का, तो आपके अंदर का जो एक क्रिमिनल था बैठा हुआ वो जाग गया फॉर शॉर्ट टाइम, और आपने वो अटेम्प्ट ले लिया और पकड़े के तुरंत ही। यू आर नॉट ए क्रिमिनल, यू आर कमिंग फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली, बट टेक्निकली you have committed the offense of theft as defined in IPC section 378 IPC। समझ में आई बात ये? अब सीसीटीवी में कैद भी हो गए आप, ऑल एविडेंसेस आर अगेंस्ट यू एंड यू आर कन्विक्टेड, आपको दोष सिद्धि हो गई, कन्विक्शन हो गया आपका। नाउ द व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फॉर यू, आपसे को क्या पनिशमेंट दिया, कितने 3 साल तक का पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है थेफ्ट के लिए, क्योंकि आप मौके पकड़े गए, आपसे रिकवरी भी मोबाइल की हो गई, केस प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज ओनली, कन्विक्शन हो गया, अब क्वेश्चन ये है कि आपको कितना पनिशमेंट दिया जाए। तो व्हाट शुड बी द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशंस। अगर आपको जुडिशियल ऑफिसर जेल में भेजते हैं, देन यू विल कम इनटू द कंपनी ऑफ अदर हार्डन्ड क्रिमिनल्स, जो अन्य अपराधी हैं उनके संपर्क में आएंगे आप। तो हो सकता है कि जो आप और ज्यादा अपराध की तरफ मूव कर जाएं, आपका कैरियर तबाह हो जाए। तो ऐसे ही उनके लिए, ऐसे ही उन दशाओं को देखते हुए ये प्रोविजन बनाए गए हैं कि आपको क्या रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, कि आपको वन टाइम ऑफेंडर हैं, किस सिचुएशन में आपने अपराध किया था, उसको देखते हुए। समझ में आई बात? तो फॉर दैट पर्पज प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हैज बीन इनेक्टेड एंड अदर प्रोविजंस हैज बीन इनेक्टेड, जे एक्ट हुआ और चिल्ड्रन एक्ट हो गए इस तरीके के, एंड अदरवाइज सेक्शन 360 CRPC। तो पर्पज आप समझ गए, सेक्शन 360 का है
व्हेन यू कैन बी रिलीज ऑन प्रोबेशन, कब आपको प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है, इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग यू टू द जेल, आपको इम्प्रिजनमेंट ना करके आपको कब प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है, सशर्त कि अगर आपने कंडीशंस को वायलेट करा तब हम आपको जेल में भेज देंगे। मौका दिया जा रहा है आपको सुधरने का, अगर आपसे गलती हो गई तभी है। तो 360 का पर्पज है ये, सेक्शन 360 का। और सेक्शन 360 की क्योंकि हमने सब सेक्शन 10 पढ़ा है, उससे हमें पता चला कि जहां पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू होगा वहां पर सेक्शन 360 लागू नहीं होगा। वी विल सी दी प्रोविजंस ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड नोट दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 360। ये बात समझ में आ गई। नॉट ओनली दिस, प्लीज गो टू सेक्शन 361 एज वेल। देखिए 361 क्या कहता है, वेयर इन एनी केस द कुड हैव डेल्ट विद एन एक्यूज पर्सन अंडर सेक्शन 360, जब किसी केस में कोर्ट सेक्शन 360 में डील कर सकती थी, ओके, और अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, या इसके प्रोविजन में डील कर सकती थी, समझ रहे हैं मत, और ए यूथफुल ऑफेंडर अंडर द चिल्ड्रन एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो जब कभी कोई कोर्ट किसी केस में इन लॉज को अप्लाई कर सकती थी, कौन कौन से, सेक्शन 360 है ना, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, यूथफुल ऑफेंडर्स एक्ट, चिल्ड्रन एक्ट, ये सारे आ गए है ना, फॉर द ट्रीटमेंट ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स बट हैज नॉट डन सो, परंतु कोर्ट ने ऐसा किया नहीं है। इट शैल रिकॉर्ड इन इट्स जजमेंट द स्पेशल रीजंस फॉर नॉट हैविंग डन सो, कोर्ट को रीजंस लिखने पड़ेंगे कि उन्होंने 360 का लाभ क्यों नहीं दिया, उन्होंने प्रोबेशन ऑफेंडर का लाभ क्यों नहीं दिया इसको। तो अब 360 क्लॉज 10, 361 को आप पढ़ के समझिए, अब आपको मतलब समझ में आ जाएगा आपको कि एट द कन्विक्शन, on the conviction court is bound to consider whether the benefits of probation of offenders act should be given to the accused or not, convict or not। कोर्ट ये कहने के लिए बाध्य है, ऐसा करने के लिए, कि ये जो व्यक्ति कन्विक्ट हो चुका, अब दोष सिद्धि जिस पर हो चुकी है, उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ दिया जाना चाहिए, और एज इन एन एक्सेप्शनल कंडीशंस ओनली, अपवादिक रूप से ही ऐसा होगा जब उनको उनका लाभ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि क्या है कि ये क्या कह रहे हैं, बट हैज नॉट डन सो, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है, देन इन दैट केस इट शैल रिकॉर्ड इट्स इन इट्स जजमेंट द स्पेशल रीजंस, विशेष कारण लिखने होंगे आपको कि आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। तो विशेष कारण लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे अपेक्षा यह की जाती है कि आप उनको अप्लाई कीजिए, लाभ दीजिए लोगों को। मेन पर्पज रिहेबिलिटेशन है जहां जहां हो सकता है। तो सेक्शन 360 का कॉन्सेप्ट, 360 की सब क्लॉज 10 एंड देन रेड विद 361, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा वहां पे। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वी विल रीड एंटायर 360 क्लॉज 1 2 3 करके पूरा का पूरा। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के डिटेल में प्रोविजन जानने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन आवर कोर्स सिलेबस। 360 की लैंग्वेज में से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। आपका सिर्फ इतना सा काम है कि घर जा करके याद मत कीजिएगा उनको बस, ठीक है। याद करने का काम अपना कोई घरेलू पड़ोसी भाई बहन कोई भी कर लेगा आपकी जगह, ठीक है। क्यों भाई, या खुद करोगे? हाँ, जो बता रहा हूँ वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस उतना ढंग से याद कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। सही, चलिए आप पढ़िए 360 क्लॉज 1। When any person not under 21 years of age, तो this age is important for you and please highlight this, not under 21 years of age, जो कि 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं है। कितनी उम्र का नहीं है? 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं है। और देखिए ये जो फ्रेज है ना, नोट अंडर 21 ईयर्स, अगर एग्जाम में पास होना है तो आप लोग इसको ऐसे ही याद करेंगे, केवल 21 नहीं याद करेंगे आप। देखिए मैं इसको अलग से करता हूं, नोट अंडर को याद रखेंगे। दिस इज नोट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। पहली बात करेंगे 21 वर्ष से कम करना हो, इसका मतलब क्या हो, 21 वर्ष और उससे अधिक हो गया अभी, ठीक है। When any person not under 21 years of age is convicted of an offense, this is the second point,
दैट सच पर्सन, यानी कि 21 प्लस ही हैज बीन कन्विक्टेड, उसको दोष सिद्धि हो गई है एक अपराध की, किसकी? पनिशेबल विद फाइन ओनली और विद इम्प्रिजन फॉर ए टर्म ऑफ 7 years और लेस। सही है, पनिशमेंट कितना है उसका? या तो फाइन ओनली या फिर फॉर ए टर्म ऑफ 7 years, 7 साल या उससे कम। सही, तो एक क्राइटेरिया तो आपका ये हो गया। सही है, तो एक एज ब्रैकेट कौन सी हो गई? 21 years एंड प्लस। दूसरी कैटेगरी कौन सी है यहां पर? 21 ईयर से कम के लोगों के लिए क्या है? और when any person under 21 years of age, this is the second category, it is less than 21 years age, okay? or any woman, इनके केस में क्या है? is convicted of an offense not punishable with death or imprisoned for life and no previous conviction is proved against the offender। अब इसको आप ना लैंग्वेज को इस स्लाइड में देख लीजिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। इसको ढंग से बना भी लीजिए साथ साथ, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को कहूंगा कि यहाँ पे पॉज करके इसको ढंग से बना लें अपने उसमें। देखिए, दो कैटेगरी हो गई आपकी। अब ये पहली कैटेगरी कौन सी है? एनी पर्सन नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। सही है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 साल से कम उम्र के और 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों ने डिवाइड कर दिया कॉन्विक्ट्स को, जिन लोग सजा हुई। इस केस में पनिशमेंट कितना है? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 21 ईयर्स और मोर, है ना। पनिशेबल विद फाइन ओनली, और या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 7 ईयर्स और लेस। इस कैटेगरी में 7 साल से कम उम्र का, 7 साल से कम टर्म का, 7 साल सजा होनी चाहिए बस ये। और यहां पर कितना है? अगर एज हो गई आपकी अंडर, तो कौन कैसा हो गया? नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ। इन दोनों अपराधों को छोड़ दीजिए बस, फिर कोई भी अपराध हो। सेक्शन 360 का लाभ कब दिया जाएगा? उसके लिए यह देखा जाएगा कि जो दोष कन्विक्ट है वो पुरुष है या मेल है और फीमेल है। इफ शी इज वुमन, सही है, देन यू विल सी व्हाट इज हर ऑफेंस। इफ द ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यू विल गिव हर द बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वुमेन को कब 360 का लाभ दिया जा सकता है? सही है। तो पनिशमेंट कितना होना चाहिए? एनी पनिशमेंट नॉट डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब देखो, ये छोटी चीजें क्रिटिकल याद करने के लिए थोड़ा क्लिष्ट है आपके लिए, और यहीं से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि कितनी एज पर कब दिया जाएगा लाभ और कब नहीं दिया जाएगा। तो पहला आपको याद करने की ट्रिक दे रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फॉर द मेल और फीमेल, वुमेन और मैन। इन केस ऑफ वुमेन ऑफ एनी एज, irrespective of age, she can be given the benefit if what? If her offense is not punishable with death और imprisonment for life, यानी कि 10 साल से दंडनीय हो, 14 ईयर से दंडनीय हो, कितने साल से भी हो, बस आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए या कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, देन यू कैन कंसिडर हर फॉर गिविंग द बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन। सही है। अब ये तो वुमेन का हटा दीजिए अभी सारा, अब आ जाइए मेल पर। देन यू विल हैव टू सी, जो बेंच मार्क उन्होंने बनाया है, जो उम्र बनाई है, जो वाटरशेड बनाया है, वो है 21 ईयर्स का। 21 ईयर से छोटे और 21 ईयर्स या उससे अधिक के। तो जो छोटे हैं उनसे कोई बड़ा अपराध भी हो जाएगा तब भी वो माफी के योग्य हैं, क्योंकि भी छोटे हैं, वो है कि नहीं है। तो उनको सेम बेनिफिट दिए गए जो कि वुमेन को दिए जाते हैं। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा याद आपको, कि 21 साल से कम और वुमेन, दे आर कैप्ट इन द सेम बास्केट, दे कैन बी गिवन द बेनिफिट ऑफ 360 व्हेन द ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब तो याद हो जाएगा आसानी से, दिमाग में भरना शुरू हो गया ना। पहले थोड़ा लग रहा था क्या ये अंडर और लेस वुमेन। तो हमने एक शुरुआत करी वुमेन से, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, डेथ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए,
नाउ फिर सेकंड नंबर पे है सेम बेनिफिट कैन बी गिवन टू द मेल एक्यूज इफ अंडर 21 ईयर फिर से सही है, ये तो हट गया मामला भी है। अब 21 साल और 21 साल से अधिक का जो होगा उनको तभी देंगे जब उनका ऑफेंस बहुत सीवियर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। तो उसके लिए कैटेगरी बना दिया कि मैक्सिमम जिसमें 7 इयर्स हो, 7 इयर्स और लेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजन 360 दे कैन बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल 7 इयर्स और लेस या और ओनली विद फाइन। एंड यू विल सी क्वेश्चंस इन योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम मैनी टाइम्स फ्रॉम दिस स्लाइड इटसेल्फ। लैंग्वेज में आपको नहीं समझ में आएगा आसानी से, लेकिन यहां पर समझ में आ जाएगा आपको कि किस व्यक्ति को कब 360 के लाभ के लिए योग्य माना जाएगा। आगे समझ नहीं आगे बताइए भाई, अगर आप लोगों को समझ में आ गया प्लीज रेज हैंड। बढ़ू आगे। नाउ सेकंड पर आ जाइए। अब आपकी क्वेरीज आ गई, इसको समझ लीजिए। पहले सपोज कीजिए कि मैं एक जुडिशियल ऑफिसर हूं और आप एक कन्विक्ट हैं, सही। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी कि वेदर यू आर प्रीवियसली कन्विक्टेड और नॉट, क्या आपको किसी उसमें पूर्व सजा हुई है नहीं हुई है। अगर आंसर इज यस देन 360 गोज, फिर 360 में बात ही नहीं करनी। समझ आई बात आपको। तो ये जो है नो प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पहले किसी उसमें अपराध में सजा मिली है तो फिर आपको 360 के लिए आप योग्य नहीं रहे, योग्यता खत्म हो गई आपकी। समझ में आ गई बात। अब इसका आंसर आ गया यस कि देयर इज नो प्रीवियस कन्विक्शन, सही है। देन फिर मेरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि ऑब्वियसली क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मेल फीमेल का अंदाजा वैसे होगा बिना क्वेश्चन के होगा कि वुमेन की कैटेगरी में है आप या मैन की कैटेगरी में। फिर होगा कि आपका जो ऑफेंस है उसका पनिशमेंट कितना है, उसके हिसाब से फिर आपको देखा जाएगा कि 360 का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो पहला प्रश्न क्या हुआ, प्रीवियस कन्विक्शन है या नहीं है। अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो 360 का लाभ आगे मिलेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। आपने क्या है ऑफेंस 1 महीने का क्या हो, 2 महीने से पनिशेबल क्या है, कुछ भी किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर 360 का लाभ तभी मिलेगा व्हेन यू आर नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड। चाहे आपने ऑफेंस ऐसा किया कि जिसकी सजा केवल 6 महीने की है, बट यू आर previously convicted, it means you will not be given the benefit of 360. देखिए ऐसा समझ लीजिए कि एक पिक्चर हॉल में जाने के लिए एंट्री टिकट चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, जब तक आप वीआईपी ना हो। अब उसके अब उतना डिटेल मत जाइएगा, टिकट चाहिए। तो टिकट है आपका, अगर आपके पास प्रीवियस कन्विक्शन नहीं, नो प्रीवियस कन्विक्शन इज द टिकट फॉर कंसिडरेशन ऑफ 360। ये पहले देखा जाएगा कि आपको प्रीवियसली कन्विक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तभी बाकी सेक्शंस की डिटेल में जाया जाएगा, अदरवाइज वहीं पर ही कार्रवाई स्टॉप हो जाएगी, आपको सजा मिलेगी, फिर प्रोबेशन पे नहीं छोड़ा जाएगा आपको। फिर अब मान लीजिए ऐसा करते हैं कि ये जो भाई साहब बैठे हैं, है ना, ये मान लीजिए धूम 1 के ये जॉन अब्राहम है, सही है, यानी कि हैबिचुअल, अरे सुन लीजिए फैलो मत, हैबिचुअल थीफ है, सही है, ही इज हैबिचुअल थीफ। नाउ ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड एज वेल। उम्र है इनकी अभी मात्र 19 साल, 19 साल यानी कि 21 साल से कम हो गया। अब इन पर दूसरा कन्विक्शन हो रहा है। अब इनके वकील साहब ने कहा कि जनाब देखो 19 साल का बच्चा अभी है ना, इसको तो प्रोबेशन पे छोड़ दीजिए, 19 साल से कम का है, और पनिशमेंट भी देखो छोटा मोटा ये थेफ्ट का तो नहीं मिलेगा क्योंकि ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। क्योंकि जैसे पूछा है कि वकील साहब पिछला रिकॉर्ड क्या है, ये एक बार सजा हुई है, अगर एक बार सजा हुई है तो आपको पुनः 360 का लाभ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई आपको। आपका ऑफेंस कुछ भी हो, आपकी एज कुछ भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो। अब बात समझ में आ गई आपको, नहीं बताइए, बढ़े आगे। अब सुन लीजिए, अब मान लीजिए, अब सुन लीजिए, अब ये भाई साहब जो बैठे हैं इनसे भी एक चोरी हो गई, ये हैबिचुअल चोर नहीं है, इनसे पहली बार चोरी हुई, ठीक है, और इनका भी ऑफेंस है 3 ईयर से पनिशमेंट का। उम्र इनकी 19 साल या कुछ भी कह लीजिए। तो पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा 360 कंसिडरेशन में कि क्या इनका कोई प्रीवियस कन्विक्शन है या नहीं है।
इनका आंसर है नो, कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है। तो ठीक है, फिर आपको 360 पर लाभ देने का विचार किया जा सकता है। अब जब लाभ विचार किया जा सकता है तो फिर ये इन सारे पॉइंट्स को देखा जाएगा कि जो ऑफेंडर की एज कितनी है, ऑफेंडर ने कौन सा ऑफेंस किया है, उसका पनिशमेंट कितना, वो सारी बातें अब शुरू होंगी। वो सही है। अभी कुछ पूछना किसी को? मैडम समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ाते हैं, हो गया अभी। तो अभी मतलब पहले देखना क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या वेदर ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू कैन कंसिडर टू गिव द बेनिफिट ऑफ 360। देखो ये इसकी लैंग्वेज क्योंकि इतनी क्लिष्ट है, अंडर 20 या ये या 21 ये, उससे आपके कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप पॉइंट वाइज 1 2 3 कि अपनी लैंग्वेज में आप फ्लो चार्ट बना करके अपने नोट्स बना लीजिएगा। मैंने तो आपको स्लाइड बना के दिखा दी, ऐसे टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए कि कब लाभ मिलेगा और कब लाभ नहीं मिलेगा। सही। तो आगे बढ़े। तो ये तो पैरामीटर हो गए एज के और ऑफेंस के पनिशमेंट के। अब अगला जो है, इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट बिफोर विच ही इज कन्विक्टेड, जिसके सामने उसको दोष सिद्धि हुई है, उस कोर्ट को अगर ऐसा लगता है क्या दैट ऑफेंडर शुड बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ द गुड कंडक्ट, कि उसको गुड कंडक्ट के प्रोबेशन पर छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगने से पहले क्या क्या कोर्ट कंसिडर करेगा? पहली बात एज क्या है। सही है। 21 साल 2 महीने 3 महीने, यानी 21 साल से तो 60 साल तक जाएगा। तो क्या एज मैटर करती है कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी है, इसको लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? कोर्ट इज नॉट बाउंड, कोर्ट इज बाउंड टू कंसिडर प्रोबेशन। कोर्ट ये तो बाध्यकारी है कि वो आपके को प्रोबेशन पे छोड़े या ना छोड़े इसका विचार करे, लेकिन नहीं करना तो फिर वो स्पेशल रीजन लिख देगी, क्योंकि इसकी एज इतनी है, इसका करेक्टर ऐसा है, इसके एंटीसीडेंट यानी पूर्वव्रत ऐसे हैं कि इसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। 361 की कंप्लायंस है ना, यही 361 में विशेष कारण लिखने पड़ेंगे अगर आप लाभ नहीं दे रहे हो तो। आप समझ में नहीं बात ये? तो एंटीसीडेंट और प्रीवियस कन्विक्शन को समझिए आप ढंग से। प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब यह है कि आपको ट्रायल के बाद में कन्विक्शन जुडिशियली डिटर्मिनेशन हुआ कि आपने अपराध किया, दोष सिद्धि हुई बाय कोर्ट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। ये तो हुआ आपका प्रीवियस कन्विक्शन। सही है। तो प्रीवियस कन्विक्शन होगा तो आपको 360 का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब आई एंटीसीडेंट्स की। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर 10 मुकदमे चल रहे हैं, सही है, लेकिन कन्विक्शन प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है किसी में भी, तो कोर्ट स्टार्ट करेगी देखना कि भाई प्रीवियस कन्विक्शन तो है नहीं, देते हैं, लेकिन उससे उसके एंटीसीडेंट्स तो खराब हो गए कि ही इज हैबिचुअल, ये 10-10 मुकदमों में चल रहा है ये। तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस कन्विक्शन के बाद में कुछ देखना नहीं है, एंटीसीडेंट भी देखेगी कोर्ट। ये आदमी लड़ाई झगड़ा करता रहता है, क्या है, शराब पी के बार उठा के लाते हैं ऐसे वहां से, किस तरह का व्यक्तित्व है इसका, है कि नहीं है, तो उसको देखेंगे। एंड द सर्कमस्टेंसेस इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, और उनको घटनाओं को देखा जाएगा कि किस घटना में, किन हालात में इसने वो अपराध किया। फिल्म आई थी एक रोटी, फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना, तो वो रोटी जो है भूखा था, रोटी चोरी करके भागा जाता है तो उस पकड़ा जाता है फिर वो, तो भूख के कारण अगर उसने किया, मां मर रही है, फिल्म में बहुत पुरानी है ऐसी, मां दवाई के लिए पैसे नहीं है, और फिर जो छोटा सा बच्चा या जो भी है वो दवाई लाने के लिए चोरी करता है, तो किन हालात में इसने चोरी करी, तो क्या ऐसे हालात में इसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, प्रोबेशन पे छोड़ने का है या नहीं है? समझ रहे हैं बात ये? तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इन विच केस, तो ये सारे पॉइंट्स को देखा जाएगा। देन कोर्ट को अगर लगता है कि ऑफेंडर शुड बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और नॉट, इस कंक्लूजन पर कोर्ट तब आएगी इन सारे पॉइंट पे छोड़ करके। तो मेरे ख्याल से मैंने सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर दिया हर एक पॉइंट। अब अगर यहां तक समझ में आ चुका तो प्लीज रेज हैंड। वेरी गुड। सो दिस इज द स्लाइड फॉर यू, देख लीजिए इसको, इससे लैंग्वेज समझ में आ जाएगी आपको। एज, करेक्टर, एंटीसीडेंट्स ऑफ द ऑफेंडर। एक बात, सर्कमस्टेंसेस इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, अगर इनको देख करके इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट, क्या
that it is expedient that the offender should be released on probation of good offender. offender को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ना समीचीन होगा। तब कोर्ट क्या करेगा अभी देखते हैं आगे। स्लाइड देख लिया आप लोगों ने, ये बात समझ में आ गया, एंटीसीडेंट समझ में आ गया, प्रीवियस कन्विक्शन समझ में आ गया, एज कैरेक्टर सब समझ में आ चुका आपको, सही है। चलिए दी कोर्ट में, अब अगर कोर्ट को संतुष्टि हो जाए कि इसको प्रोबेशन पे छोड़ना है, तब कोर्ट क्या कर सकती है, दी कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट, उसको तत्काल कोई दंड देने से की जगह डायरेक्ट दैट ही बी रिलीज, कि उसको छोड़ दिया जाए, ही बी रिलीज, उसको छोड़ दिया जाए, ही बी सेट एट लिबर्टी, सही है। कन्विक्शन हो गया, तुमने चोरी की थी, सिद्ध हो गया, लेकिन तुम्हारी उम्र, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे जो एंटीसीडेंट्स हैं, वो जिन हालात में तुमसे ये हुआ, वो जो उसको सबको देखते हुए यू आर बीइंग रिलीज्ड। लेकिन कब, कैसे, ऑन हिज एंटरिंग इनटू ए बॉन्ड, आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, विद और विदाउट श्योरिटीज, वो श्योरिटी के साथ भी या श्योरिटी के अतिरिक्त भी हो सकता है। यू विल बी रिलीज ऑन एंटरिंग इनटू ए बॉन्ड, बॉन्ड भरवाएगा, बंध पत्र आपसे भरवा लिया जाएगा आपसे, तब आपको छोड़ दिया जाएगा। और बॉन्ड किस बात का होगा, टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड, कि अगर आपको बुलाया जाएगा दंड भुगतने के लिए, दंड खत्म नहीं करने हैं, यू मे बी कॉल्ड, जेल भेजने के लिए, पनिशमेंट के लिए यू मे बी कॉल्ड, तो आप आएंगे कोर्ट के सामने, स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस, समझे, कब, व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब आपको बुलाया जाएगा, ड्यूरिंग विच सच पीरियड, कौन सा, नॉट एक्सीडिंग 3 years एट द कोर्ट में डायरेक्ट, तो उन 3 साल में मिनिमम, जब आपको बुलाया जाएगा, कि 1 साल बाद बुलाएंगे, देखो हम अगर हम बुलाएं तुम्हें तो आना पड़ेगा, और फिर जितने हम सजा देंगे भुगतनी पड़ेगी फिर आपको, तो ठीक है जनाब, अभी छोड़ रहे हैं आपको हम, वी विल सी योर कंडक्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड, अगर हमें लगेगा कि तुम ठीक चल रहे हो तो इट्स ओके, अदरवाइज फिर हम अगर चाहें कि कोर्ट अगर इस उससे पहुंची कि नहीं, ही शुड बी कॉल्ड एंड ही शुड बी सेंट टू द कस्टडी, देन ही कैन बी, इट कैन बी डन। तो ये जो 3 years का जो संख्या आ गई आपके सामने, नंबर आ गया 3 years, कि कितने टाइम के पीरियड तक देखा जाएगा उसको, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स, सही है। ये क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स है कि जो बॉन्ड होगा विद और विदाउट श्योरिटी होगा, या विद श्योरिटी होगा, विदाउट होगा, इट मे बी विद और विदाउट श्योरिटीज। तो जब मैं कहता हूं यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, तो उसको बिल्कुल पी मत लिखना उसके ऊपर, पी फॉर प्रीलिम्स है कि नहीं है, उसको इग्नोर कर देना, ऐसे कहते रहते हैं सर, तो राइट पी फॉर प्रीलिम्स देयर। क्यों, इसके लिखने का फायदा क्या होगा, जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे इसको, तो आपका फोकस बना रहेगा वहां पर कि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, डोंट फॉरगेट दिस, सही है। नेक्स्ट, सो प्लीज सी अगेन दिस मैजिक स्लाइड। देखिए मैं इन स्लाइड्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं, कोशिश मेरी यही होती है कि आपको एक बार बहुत अच्छी तरीके से लॉ समझ में आ जाए, है कि नहीं है, और फिर आपकी इच्छा रही क्या करते हैं आप। देखिए क्या, कोर्ट, कौन सी कोर्ट, बिफोर विच ही इज कन्विक्टेड, जिसके सामने उसको कन्विक्शन हुआ है, सही है। क्या समाधान हो जाए, इफ इट अपीयर्स, कोर्ट को क्या लगे, उस कोर्ट को जिसने कन्विक्ट किया है, क्या, दैट इट इज एक्सपीडियंट दैट द ऑफेंडर शुड बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, दिस इज द सेटिस्फैक्शन दैट दिस accused who has been convicted by this court, he should be released on probation, सही है। देन क्या करेगी, इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस एनी पनिशमेंट, सेंटेंस करने की जगह क्या करेगी, मे डायरेक्ट, ये निर्देश दे सकती है, क्या, ही बी रिलीज, की उसको छोड़ दिया जाए, कब, ऑन हिज एंटरिंग इनटू ए बॉन्ड, बॉन्ड पर, बॉन्ड क्या है, टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन, सही है। एंड सेकंड बॉन्ड क्या है, टू कीप पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर, शांति व्यवस्था बना के रखोगे और अपना व्यवहार अच्छा रखोगे। एक तो शांति व्यवस्था बना के रखोगे, शांति रखोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे,
और जब तुम्हें बुलाया जाएगा तब तुम प्रस्तुत हो जाओगे कोर्ट के सामने। दिस इज द बॉन्ड, इट मे बी विद और विदाउट श्योरिटी। दोबारा देख लेते हैं नेक्स्ट, उसमें थोड़ा सा बढ़ाकर देख लेते हैं। कोर्ट में डायरेक्ट व्हाट ही बी रिलीज, ठीक है, ऑन हिज एंटरिंग इनटू अ बॉन्ड। बॉन्ड कैसा है? विद और विदाउट श्योरिटीज। बॉन्ड किस लिए है? टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन। और क्या है? टू कीप पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर। सही है। और ये पीरियड कितना है? ये ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो यहां सबसे क्वेश्चन आएगा। मैंने देखिए इसे कहते हैं पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करना। बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, वो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको वो पढ़ना आ जाए, फिर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं अलग अलग जगह कई स्पेशल एक्ट्स भी होते हैं, इस तरीके से पढ़ना आ गया तो आप फिर उनको खुद भी पढ़ सकते हैं, है कि नहीं है। जैसे आपको ड्राइविंग सिखा दी जाती है, फिर कार की ड्राइविंग सीख लिया आपने, फिर चाहे आप BMW चलाएं, मर्सिडीज चलाएं या मारुति 800 चलाएं, दैट इज ए कार। यू हैव लर्न हाउ टू ड्राइव, है कि नहीं है। तो ये पढ़ते कैसे हैं ये सीख लीजिए बस। फिर विषय कुछ भी हो लॉ में, अब तो कर लेंगे इस तरीके से। बढ़े आगे। प्रोविजो बहुत लंबा है, सब काफी पूरा चैप्टर है अपने आप में। ये कहने को एक ही सेक्शन है, लेकिन अपने आप में चैप्टर है, ये बड़ा सेक्शन है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी फर्स्ट ऑफेंडर इज कन्विक्टेड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, प्लीज हाईलाइट दिस मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब इसको ऐसा मत लिख लीजिएगा हिंदी में द्वितीय कक्षा का मजिस्ट्रेट। इस सेकंड क्लास का मतलब कक्षा से नहीं है, कक्षा 1 कक्षा 2 नहीं है, दिस इज वर्ग, श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। नाउ दिस इज, अगर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने किया हो तब उसके संबंध में नियम क्या है, अगर उनको देना हो 360 का लाभ तब कैसे दिया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट कौन सा है? सेकंड क्लास का, बट नॉट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। इस संबंध में हाई कोर्ट के द्वारा सशक्त नहीं किया गया है, यानी कि ऐसे मजिस्ट्रेट के पास हाई कोर्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियां नहीं है। सही है। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के द्वारा इस संदर्भ में शक्ति प्रदत्त नहीं है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेकंड क्लास। और यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है। सही है। स्पेशली एम्पावर कौन करती है? हाई कोर्ट। यहां से क्वेश्चन आएगा। सही है। एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड। तो मान लीजिए मैं मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हूं, मुझे हाई कोर्ट ने ऐसी कोई पावर दे नहीं रखी है, लेकिन मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी ओपिनियन है। क्या ओपिनियन है? कि इस व्यक्ति को 360 का लाभ दिया जाना चाहिए, इस धारा का लाभ दिया जाना चाहिए। ओपिनियन दैट द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड। इस धारा में जो शक्तियां दी गई हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। आई बात समझ में? तब महाराज क्या करेंगे? ही शैल रिकॉर्ड हिज ओपिनियन, वो अपने उस ओपिनियन को रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे उसको। सही है। टू दैट इफेक्ट कि मेरी अपनी ओपिनियन ये है। एंड सबमिट द प्रोसीडिंग्स टू द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और अपनी प्रोसीडिंग्स को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने उसको सबमिट कर देंगे। आई समझ नहीं याद? फॉरवर्डिंग द अक्यूज टू और टेकिंग बेल फॉर हिज अपीयरेंस फॉर सच मजिस्ट्रेट who shall dispose of the case in the manner provided by subsection 2। तो उस accused को कहां भेज देंगे? प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाएगा। एक बात, अब क्योंकि कन्विक्शन हो चुका है, उसका क्या करोगे? छोड़ेंगे कैसे उसको? तो या तो उसको हाथ का भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, थ्रू कस्टडी भेजेंगे, नहीं तो उसे बेल ले लेंगे कि जमानत लेके तुम वहां पर अपीयर हो जाओगे। यहाँ पर अब इसको आप ऐसे देख सकते हो। आप ये समझ लिया लैंग्वेज बेरेट की? अब मैं ऐसे समझ लीजिए, अगेन इन द फॉर्म स्लाइड्स। कौन से साहब हैं? मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। विशेष बात क्या है? नॉट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। सही है। ही इज द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हु हैज नॉट बीन स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, जिसको कि हाई कोर्ट ने शक्ति प्रदत्त नहीं किया है संदर्भ में। एंड ही हैज कन्विक्टेड द फर्स्ट ऑफेंडर। इन साहब की ओपिनियन है। क्या ओपिनियन है? दैट द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड,
कि इस धारा में जो पावर शक्तियां दी गई हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सही है, तब ये क्या करेंगे, ही शैल रिकॉर्ड हिज ओपिनियन, एक बार अपनी ओपिनियन को लिखेंगे और क्या करेंगे, सबमिट द प्रोसीडिंग्स टू ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सही है, मजिस्ट्रेट अपनी प्रोसीडिंग्स को कैसे भेज देंगे, अब यहीं से क्वेश्चन आएगा कि अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सीजीएम को भेजेंगे, वो सेशन कोर्ट को भेजेंगे, वो हाई कोर्ट को भेजेंगे, किसको भेजेंगे, वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अपनी प्रोसीडिंग भेजेंगे। तो यहां से क्वेश्चन का प्रीलिम्स में आएगा वो। सही है, और क्या करेंगे, या तो एक्यूज को फॉरवर्ड कर देंगे उसी को सीधा, या फिर टेकिंग बेल फॉर एक्सपीरियंस, एक्यूज की बेल लेकर के कि तुम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने प्रस्तुत हो जाओगे, और फिर ये जो जनाब है ये इसको डिस्पोज कर देंगे एज पर सेक्शन 362। सही है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई है, कर लेंगे आप लोग। सो कौन सा मजिस्ट्रेट किसके सामने सबमिट करेगा, कब करेगा, इन सभी प्रश्नों से आपसे प्रारंभिक परीक्षा या आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कर लेंगे, बढ़े आगे। सेकंड क्लॉज 360 क्लॉज सेकंड। अभी देखना आपने क्या लिखा था इसमें, जब मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास रेफर करते हैं तो द केस टू द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास देन ही शैल डिस्पोज एज इन 360 क्लॉज 2 में। तो व्हाट इज 360 क्लॉज 2, 360 में 2 में कैसे डिस्पोजल कर रहे हैं वो देखना होगा हम लोगों को। और वो देखिए ये रहा, दिस इज फॉर यू, वेयर प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड टू ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एज प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 1। जब सबसेक्शन 1 में प्रोसीडिंग्स मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट की जाती हैं। सही है, कब की जाती है, कौन करता है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास करता है। कौन सा मजिस्ट्रेट, जिसने कन्विक्शन तो किया है लेकिन ही इज नॉट एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज द पावर्स अंडर सेक्शन 360। सही है, देन सच मजिस्ट्रेट may thereupon pass such sentence or make such order as he might have passed or made if the case had originally been heard by him. This is direct language। और मैं इसको समझाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आई एक बार में तब, कि ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं फर्स्ट क्लास, ये उसको ऐसे डील करेंगे जैसे कि ओरिजिनली उन्हीं के पास केस था ये, और अपनी समझ से फिर वो सेंटेंस पास कर सकते हैं या कोई भी ऑर्डर जो उनको उचित लगता है वैसा ऑर्डर वो पास कर सकते हैं। कैसा, मेड इफ द केस हैड ओरिजिनली बीन हर्ड बाय हिम, इस प्रकार से कि जैसे वो केस उन्होंने स्वयं सुना हो। सही है, अब काम की बात यहां पर आ रही है, खास बात यहां पे क्या है, एंड इफ ही थिंक्स, यदि उनको लगता है, फर्दर इंक्वायरी और एडिशनल एविडेंस ऑन एनी पॉइंट टू बी नेसेसरी, उनको ऐसे लगता है कि किसी पॉइंट पर फर्दर इंक्वायरी होनी आवश्यक है या एडिशनल एविडेंस लिया जाना आवश्यक है, अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना आवश्यक है। समझे आप, देन ही मे मेक सच इंक्वायरी और टेक सच एविडेंस हिमसेल्फ, कि या तो वैसी इंक्वायरी खुद कर सकते हैं या वैसा एविडेंस स्वयं ले सकते हैं, और डायरेक्ट सच इंक्वायरी और एविडेंस टू बी मेड और टेकन, यानी कि उसको वो ऐसी इंक्वायरी करवा, डायरेक्शन दे सकते हैं करवाने की। तो अब इसको आप इस तरीके से देख लीजिए, देखिए ये था, प्लीज सी दिस स्लाइड, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, he referred the matter to the magistrate of first class. Now he has two options, he can pass such sentence or make such order as he might have passed or made if the case had originally been heard by him. यहां तक बात समझ में आ गई कि वो उस प्रकार का सेंटेंस दे सकते, दंड दे सकते हैं या उस प्रकार का ऑर्डर पास कर सकते हैं, कैसा, जैसा वो कर सकते होते यदि केस उन्हें स्वयं सुना होता। सही है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ही कैन टेक मेक फर्दर इंक्वायरी और एडिशनल एविडेंस, और यहीं से आपका प्रीलिम्स का प्रश्न बनेगा कि क्या एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, आंसर इज यस। क्या वो फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, आंसर इज यस। कौन से सेक्शन में करेंगे, 360 क्लॉज 2 में करेंगे। इन सभी से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा। सही है, और मैं आपको एक बेस्ट बताता हूं, क्लास में जब बैठे हैं तो बी इंटरेक्टिव विद द टीचर। इंटरेक्टिव का मतलब ये नहीं बोलना ही होता है, आपकी आंखें, आपके हाव भाव कि हाँ आप समझ रहे हैं, उस सब को थोड़ा आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी।
तो ये बात समझ आ रही क्या हुआ? तो फर्दर इंक्वायरी हो सकती है, नहीं हो सकती, एडिशनल एविडेंस लिया सकते हैं, लिया सकता, कौन सी क्लास में लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, सेकंड मजिस्ट्रेट फर्स्ट मजिस्ट्रेट को जब करेगा। तो इस स्लाइड से बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए आपको भी। तो प्लीज इन सभी पॉइंट्स पर एडिशनल एविडेंस, फर्दर इंक्वायरी, राइट बिफोर प्रीलिम्स। देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि मजिस्ट्रेट जो फर्दर इंक्वायरी करेगी, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन डू फर्दर इंक्वायरी। तो इनका क्वेश्चन ये है, ये टर्म आ रही है इंक्वायरी और ट्रायल में क्या अंतर है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक्यूज तो कन्विक्शन हो चुका, तो यानी ट्रायल तो खत्म हो चुकी। ट्रायल खत्म होने के बाद में किस बात की इंक्वायरी? सही है ना? समझने की बात यहां पर है, इस केस में ट्रायल किसने किया था? ट्रायल किया था मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ने। नाउ द प्रोसीडिंग्स हैव बीन सबमिटेड टू दी फर्स्ट क्लास। नाउ अब केवल क्वेश्चन क्या है कि वेदर ही शुड बी गिवन द एक्यूज कन्विक्ट शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ 360 और नॉट, 360 और नॉट बेनिफिट ये देना है। अब उसको देखने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से पॉइंट पे कंसीडर करते हैं देखिए। He will see the age, character, antecedent of the offenders and circumstances in which the offense was committed। सही है? तो इन सभी पॉइंट पर हो सकता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कोई इंक्वायरी करने की आवश्यकता हो जाए कि इसके जो करेक्टर है, एंटीसीडेंट्स का पता करवाते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं पहले। एक पक्ष कह रहा है, डिफेंस काउंसिल कह रहे हैं कि ही शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ 360, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं नो सर, हिज एंटीसीडेंट्स आर सो दैट ही शुड नॉट बी रिलीज ऑन। तो लेट्स डू एन इंक्वायरी ओवर दैट। समझ में आई बात आपको? करेक्टर पर क्वेश्चन लग गया तो उस पर कोई इंक्वायरी करनी है, किसी पॉइंट पर कोई इंक्वायरी करनी हो। अब इंक्वायरी का मतलब क्या है, उसको एज ए कॉन्सेप्ट कहीं पर भी आएगा तो आप यहीं पर समझ लीजिए हमेशा हमेशा के लिए इसका मतलब क्या होता है। एक शब्द होता है इंक्वायरी और एक शब्द है ट्रायल। ट्रायल को बोलते हैं हिंदी में विचारण और इंक्वायरी को इंक्वायरी समझ लीजिए भाई। इंक्वायरी दोनों ही सुन ले, जांच। अब दोनों में ये एक शब्द होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करा जाता है पुलिस के द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिशियल्स टू कलेक्ट द एविडेंस। इंक्वायरी एंड ट्रायल बोथ आर कंडक्टेड बाय द कोर्ट, बाय द मजिस्ट्रेट और द जज। ठीक है, दीज आर बोथ आर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो इनमें कॉमन हो गया। अदर थिंग इज कॉमन, ओथ कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इन बोथ, दोनों में ही शपथ दिलाई जा सकती है। ओथ कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इन बोथ केसेस, तो दिस इज कॉमन इन बोथ केसेस। सही है। नाउ अंतर क्या है? अंतर ये, इट इज इंक्वायरी इज जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न का जुडिशियल डिटर्मिनेशन। इसकी एज कितनी है, एज पर इंक्वायरी हो गई। एंटीसीडेंट्स कैसे हैं, इस पर इंक्वायरी कर लेते हैं, कुछ मोहल्ले पड़ोस के लोगों का बयान लिख लेते हैं। इट इज इंक्वायरी। अदर देन वन रिलेटिंग टू द गिल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस, केवल क्या नहीं कर सकते कि इसने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, इससे अतिरिक्त कोई इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में यू डिड नॉट डिटरमाइन द गिल्ट और इनोसेंस। इन केस ऑफ ट्रायल इट इज द judicial determination as to the guilt or innocence of any person accused of an offense। किसी अपराध के आरोपी दोषी है या दोषी नहीं है, इसका जुडिशियल न्यायिक निर्णय करना कौन सा काम हो गया? ट्रायल का हो गया। ट्रायल में यू डिटरमाइन जुडिशियली वेदर ही इज इनोसेंट और गिल्टी। इन पर कोई अपराध है, चोरी का अपराध हो गया, इन पे चार्ज लग गया, आरोप मर्डर का लग गया, ठीक है, किडनैपिंग का लग गया। तो अगर ये पता करना है कि इन्होंने दोषी है या नहीं है, अगर उस कार्रवाई का एंड कन्विक्शन और एक्विटल में होगा, इट इज ट्रायल। दिस इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द ऑफेंस, गिल्ट और इनोसेंस। जुडिशियल डिटर्मिनेशन एज टू द गिल्ट और इनोसेंस किसका? ऑफ एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। दिस इज ट्रायल। ये अगर ये बात समझ में आ गई तो रेज एंड। इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन है तो वो चला जाएगा इंक्वायरी में। इंक्वायरी में यू डोंट डिटरमाइन द गिल्ट और इनोसेंस, यू डिटरमाइन अदर क्वेश्चंस
बट जुडिशियली। सही है। इन बोथ केसेस यू कैन टेक एग्जामिन द पर्सन्स एंड यू कैन एडमिनिस्टर द ओथ एज वेल, शपथ दिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्लेम करे 360 में कि जनाब देखिए मेरी उम्र तो 21 साल से कम है, अब पता कैसे चलेगा? उसके लिए इंक्वायरी होगी, इसने अपराध किया है नहीं किया है उसके लिए ट्रायल होगा, एज डिटर्मिनेशन के लिए इंक्वायरी होगी। आगे भी समझ में नहीं आ गई अभी? बोलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो रेज हैंड प्लीज। मैं बढ़ूं आगे? सही है। अब इसमें आ जाइए 363। इन एनी केस इन विच ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट इन ए बिल्डिंग, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग, ये कुछ ऑफेंसेस के नाम दे रखे हैं स्पेसिफिकली। इट मीन्स व्हाट? सेक्शन 360 क्लॉज 3 विल बी एप्लीकेबल ओनली इन दीज केसेस। धारा 360 की उपधारा 3 में जो अपराध वर्णित हैं उन्हीं पर यह लागू होगी। कौन कौन से अपराध वर्णित हैं वो देख लीजिए। थेफ्ट, चोरी, थेफ्ट इन ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में चोरी करना, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग और एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी पनिशेबल विद नॉट मोर देन 2 years imprisonment or any offense punishable with fine only and no previous conviction is proved। इसको मैंने ही बनाया हुआ, ये देखिए फॉर योर इंफॉर्मेशन। प्लीज सी दिस साइड। कौन कौन से अपराध हैं? थेफ्ट, ये आपको दिखेंगे नहीं, ब्रेक लैंग्वेज में चीजें छिप जाती हैं कई बार, और क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स के, कोई ऐसा ऑफेंस देंगे जो इसमें ऑफेंस में मेंशन नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जैसे यहाँ पे क्या कौन कौन से एग्जाम वो दे रखे हैं ऑफेंसेस? थेफ्ट इन बिल्डिंग, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग, और ये जनरल क्लॉज कर दी इन्होंने, एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी पनिशेबल विद नॉट मोर देन 2 years। ठीक है। और कौन सा? एनी ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली एंड देयर इज नो प्रीवियस कन्विक्शन। सही है। तो अब प्रीलिम्स में ये इनका याद रखेंगे आप नामों को, क्योंकि हो सकता है वो क्या कहते हैं इसमें एक्सटॉर्शन कर दें। एक्सटॉर्शन नहीं है यहाँ पर, मिसचीफ नहीं है यहाँ पर, क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं है इसमें, हाउस ट्रेसपास नहीं है इसमें। तो ऐसे ऑफेंस को घुसा दें कि वेदर 363 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बिकॉज नेम मेंशन नहीं है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो आपको इन सारे ऑफेंसेस को हाईलाइट करके आपको P for प्रीलिम्स लिखना पड़ेगा इस पे। देखो मैं समझ रहा हूँ आपको लग रहा है कि कितना याद करेंगे हम लोग, लेकिन करना तो पड़ेगा, जज बन रहे हैं तो आएगा क्वेश्चन यहीं से ही। इन सब पे नजर इनायत कर लिया आप लोगों ने। फिर पढ़ूं ब्रेक लैंग्वेज क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 360। इसमें हो क्या रहा है? द कोड बिफोर विच ही इज सो कन्विक्टेड में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू एनी पनिशमेंट रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। तो सेक्शन 360 क्लॉज 3 इसमें क्या हो रहा है? द कोर्ट इज रिलीजिंग द एक्यूज आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ऐसे रिवर्स करके देखिए इसको आप। द कोर्ट इज रिलीजिंग द एक्यूज आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, मतलब उसकी भर्त्सना करके, डांट डपट करके, उसको क्रिटिसाइज करके। सही है। चलो ऐसे क्या करते रहते हैं, शर्म नहीं आती इनको, जैसे पढ़ लिख गए, टोपी लगा ली, सारे काम कर लिए, ऐसे काम करते हैं। समझे? लंबे हो गए, चोरी करते हैं, पढ़े लिखे हो गए, अच्छी गा रहे, ऐसे काम करते हैं। सो एक ये होगी ड्यू एडमोनिशन। सही है। अब क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये आएगा कि व्हेन द एक्यूज कैन बी रिलीज ऑन ड्यू एडमोनिशन। समझ में आई बात नहीं है? ये कब एक्यूज आफ्टर ड्यू एडमोनिशन छोड़ा जा सकता है। ये कौन सी क्लॉज है? सेक्शन 360 क्लॉज 3। और उसके लिए क्या शर्तें हैं मैं बताता हूं। शर्तें ये रही। ऑफेंस कौन सा होना चाहिए? थेफ्ट इन ए बिल्डिंग, चीटिंग, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, एनी ऑफेंस पनिशेबल फाइन ओनली या विद नॉट मोर देन 2 years। ये ऐसे तो ऑफेंस हो, नो प्रीवियस कन्विक्शन हो। ठीक है। नो प्रीवियस कन्विक्शन हो उस, और कोर्ट क्या ध्यान रखेगी? ये तो ऑफेंसेस हो गए, एंड द कोर्ट विल कंसिडर व्हाट? having regard to the court before which he is so convicted may if things fit having regard to what? Again वही सब, age, character, antecedents
देखिए इनको कलर करता हूं मैं, एज, करेक्टर, फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर एंड टू द ट्रिवियल नेचर ऑफ द ऑफेंस। ये तो है बेरेट की लैंग्वेज। फिर पढ़ा देता हूं आपको कि किन किन पॉइंट्स पर कोर्ट विचार करेगी। पहला क्या, एज, करेक्टर, एंटीसीडेंट्स, इनकी चर्चा हम कर चुके। फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर, वैसे हिल रहा है, संभालना भारी पड़ रहा है तो भाई तो जेल क्या भेजना, तुम जाओ भाई सब, ठीक है ना। मेंटल कंडीशन ऑलरेडी ये फ्रेजाइल है ना। एंड टू द ट्रिवियल नेचर ऑफ द ऑफेंस, कि जो अपराध है वो ही अपने में बहुत तुच्छ है। जैसे मान लीजिए भाई साहब जो है किसी का लाइटर चोरी करते पकड़े जाए, छोटी सी बात है कि नहीं है? अरे तो ट्रिवियल नेचर ऑफ द ऑफेंस है ना। और एनी एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, यानी एक्सटेन्युएटिंग मतलब कि ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे हालात में वो ऑफेंस किया गया जिससे आपका दोष कम नहीं रहता, कि ऐसे हालात में ऐसा आदमी कभी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, केवल बातें नहीं, देखिए क्या हो सकता है, एग्जाम देने जा रहे हैं और ट्रेन छूट गई, जिसका टिकट बुक था, तो किसी भी ट्रेन में चढ़ गए बिना टिकट। तो ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि ऐसे हालात में आपने एक अपराध तो कर डाला, लेकिन हालात ऐसे एक्सटेन्यूटिंग सर्कमस्टेंसेस हो गए। सही है, घर पे लाले पड़े हुए हैं, हल्का फुल्का किसी की रोटी छीन के उठा के भाग गए, तो है तो चोरी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई नहीं। तो ऐसे उन कारणों को देखते हुए, तो इन सबको आप स्लाइड में देख लेंगे एक बार, अब आपको समझ में आ जाएगी बात। क्या कर रहे हैं, रिलीजिंग हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। कब करेंगे, जब ये वाले ऑफेंस होंगे जो पढ़ चुका कई बार, और किस चीज का ध्यान रखा जाएगा, हैविंग रिगार्ड टू द एज, करेक्टर, एंटीसीडेंट्स, फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंस, ट्रिवियल नेचर ऑफ द ऑफेंस, एनी एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द। तो ये ऑफेंस इन हालात में नो प्रीवियस कन्विक्शन, सही है, देन a convict can be released after due admonition also। तो क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि ड्यू एडमिनिशन पे रिलीज करना हो तो कौन से ऑफेंसेस के केस में किया जा सकता है। तो इन अपराधों को ध्यान रखेंगे, थेफ्ट इन बिल्डिंग, चीटिंग, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, या फिर नॉट मोर देन 2 ईयर्स से पनिशमेंट हो, यानी मैक्सिमम पनिशमेंट कितना हो गया, 2 ईयर्स का हो गया, या फाइन का हो गया, नो प्रीवियस कन्विक्शन हो गया, और इन बातों को ध्यान रख करके। तो अब तो समझ में आ गया। अभी भी कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन किसी को यहां से, रेज हैंड अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड। 364 मतलब 360 सब क्लॉज 4, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में बी मेड बाय एन अपीलेट कोर्ट। बहुत मुश्किल नहीं है, अपीलेट कोर्ट भी ऐसा ऑर्डर कर सकती है। यानी कि क्या हुआ, मान लीजिए मैं ट्रायल कोर्ट हूं, मैंने कन्विक्ट कर दिया, मैंने प्रोबेशन पे नहीं छोड़ा है, अपील में मामला चला गया। अब अपीलेट कोर्ट ने जजमेंट तो अपहेल्ड कर दिया, कन्विक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अपीलेट कोर्ट को लगता है कि नहीं 360 में छोड़ा जाना चाहिए, इसको प्रोबेशन पे छोड़ना चाहिए, तो फिर अपीलेट कोर्ट भी 360 में छोड़ सकती है। या बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स ऑफ रिवीजन। जब वो रिवीजन में मैटर गया हो, हाई कोर्ट में गया हो, सेशन कोर्ट में गया हो, और अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता हो कि भी 360 में छोड़ना चाहिए तो वो छोड़ सकती हैं, या सेशन कोर्ट को रिवीजन में लगता हो कि छोड़ना चाहिए तो वो ऐसा छोड़ सकती हैं। और यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है कि क्या अपीलेट कोर्ट को पावर है 360 में छोड़ने की, आंसर इज यस। क्या रिविजनल कोर्ट्स को पावर है 360 में छोड़ने की, आंसर इज यस। 360 क्लॉज 5, व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंडर। कब an order has been made under this section in respect of any offender, it means what, 360 का लाभ किसी को दे दिया गया है। सही है, जैसे ये मान लीजिए भाई साहब जो इधर बैठे हैं साइड में, इन्होंने कोई अपराध किया, इनकी उम्र, इनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए और उन सारे हालातों को देखते हुए इनको 360 का लाभ दे दिया गया। ही हैज बीन रिलीज ऑन प्रोबेशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड। सही है, विद और विदाउट श्योरिटीज। क्या था कि ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड रिसीव द सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन, एंड सेकंड ही विल कीप पीस एंड गुड बिहेवियर। इनको छोड़ दिया गया। तो पहला लाइन समझ में आ गई।
when an order has been made under this section in respect of any offender. कोर्ट का नाम लिख लीजिए, दी हाई कोर्ट और दी कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ऑन अपील when there is a right of appeal to such court or when exercising its powers of revision set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender according to the law. So this is regarding the setting aside the order of probation. साइड में लिख लीजिए setting aside of the order of probation. समझ आ रही बात कि ये जो प्रोबेशन में छोड़ा गया उसको कौन सी कोर्ट ऑर्डर सेट असाइड कर सकती है? अपीलेट कोर्ट कौन सी, हाई कोर्ट हो या कोर्ट ऑफ सेशन हो, ये कोर्ट 360 के ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती हैं और सजा सुना सकती हैं। जो कार्य नीचे नहीं हुआ, लोअर कोर्ट ने नहीं किया, वो कार्य अब हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कर सकती हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? कब करेंगे? अपील में करेंगे या रिवीजन में करेंगे? इसको आप ऐसे देख लीजिए, दिस इज द स्लाइड फॉर यू। ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन, यानी कि 360। क्या ऑर्डर हुआ था? रिलीज ऑफ कन्विक्ट ऑन प्रोबेशन। दिस ऑर्डर हैज बीन मेड। नाउ कौन कौन कोर्ट है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। दीज कोर्ट्स मे सेट असाइड सच ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑन प्रोबेशन। सही है। और क्या कर सकती है? सेकेंड काम, दिस इज सेकेंड एरो, एंड इन लिeu thereof पास सेंटेंस ऑन सच ऑफेंडर अकॉर्डिंग टू लॉ। और लॉ विधि अनुसार उसको सजा सुना सकते हैं। कब? अपील में या रिवीजन में। सिंपल सी बात है। दिस स्लाइड स्पीक्स अ लॉट। कहते हैं पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। जो बात आप 1000 शब्दों में नहीं कह सकते, वो बात आप एक पिक्चर से समझा सकते हैं। और यही मेरी थ्योरी होती है कि मैं आपको स्लाइड के माध्यम, स्लाइड पिक्चर ही है, पिक्चराइजेशन ही है, तो मुझे उम्मीद है कि दिमाग में जा रहा होगा आपके बहुत तेजी से, है कि नहीं है? सो कौन सी कोर्ट? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकती हैं? दो काम कर सकती हैं। पहला क्या? सेट असाइड सच ऑर्डर एंड सेंटेंस कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं। लेकिन एक यहां पर एक बार है, बैरियर है। वो क्या है? दे शैल नोट, provided that the high court or court of session shall not under this subsection, इस subsection के अंतर्गत inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court by which the offender was convicted। यानी कि जो ट्रायल कोर्ट थी, जो कन्विक्टिंग कोर्ट थी, उसको जितना वो दंड दे सकती थी उससे ज्यादा दंड आप नहीं दोगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। समझे आप? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डर सेट असाइड कर देंगे, कर दीजिए, एक बात, उसको सजा नहीं सुना दीजिए, लेकिन नोट अनलिमिटेड। आप अपनी पावर के हिसाब से नहीं, उसके हिसाब जितना जो लोअर कोर्ट थी जिसने प्रोबेशन पे छोड़ा था, अगर वो नहीं छोड़ती और वो जो पनिशमेंट दे सकती थी उससे ज्यादा पनिशमेंट आप नहीं दोगे। आप आ रही बात समझ नहीं आ रही आपको? तो ये इसी पर इसकी जो प्रोविजो है 365 का जो प्रोविजो है, परंतु है, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट डाउन बिफोर प्लेम्स। क्या समझे? सही है कि नहीं? सो फर्दर इंक्वायरी कब होगी? एडिशनल एविडेंस कब लिया जाएगा? ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन कब छोड़ेंगे? 21 साल से कम होगी उम्र तो क्या कौन से ऑफेंस होना चाहिए? 21 साल से ऊपर कौन से होना चाहिए? वुमेन के मामले कब होना चाहिए? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरे लेक्चर में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको। मेरे लेक्चर में टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे तो आपके दिमाग में भरना है लॉ, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 मिनट्स ओनली, नॉट मोर देन दिस। दिस इज अपील हो या रिवीजन हो, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, सही है। दी कैन सेट असाइड सच ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? रिलीज ऑन प्रोबेशन एंड इन लिeu thereof, उसकी जगह क्या कर सकते हैं? पास सेंटेंस और सच ऑफेंडर अकॉर्डिंग टू लॉ, बट शैल नॉट व्हाट? इन्फ्लिक्ट ए ग्रेटर पनिशमेंट। दे शैल नॉट इन्फ्लिक्ट ए ग्रेटर पनिशमेंट, यानी कि अधिक दंड नहीं देंगे। किससे अधिक नहीं देंगे? देन माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट बाय विच द ऑफेंडर वाज कन्विक्टेड। इस तरह से ब्रेक करके समझ पड़िए इसके।
इसलिए मैंने आपको हमेशा कहता हूं अपने टिप्स में, फूट डालो और राज करो, break this section in such pieces that you can rule that section. उस पर आपका काबू हो जाएगा। उस धारा को इतने भागों में तोड़ दो कि बच्चों की तरह याद हो जाए फिर आपको। अब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे आप, नहीं आएगा समझ में आपको। तो दिस इज डिवाइड एंड रूल, हमेशा कहता हूं मैं, जितना मुश्किल सेक्शन हो उसको उतने ही भागों में तोड़ डालो उसको। फिर देखो कुछ रहेगा इसमें। अब लैंग्वेज में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा आसानी से, अब समझ में आ जाएगा, सही है। लेकिन इसमें आपको, आई एम टेलिंग यू बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग दिस सेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ प्लिम्स, तो यू नीड नॉट टू रिमेंबर इट और क्रैम इट इन एग्जैक्ट लैंग्वेज। आपको इसको एक्चुअल वही वास्तविक भाषा में याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल पॉइंट्स याद करेंगे। एडमोनिशन कौन कौन से ऑफेंस है? थेफ्ट इन बिल्डिंग है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग, ऑफेंस नॉट पनिशेबल मोर देन 2 years, ओनली फाइन, नो प्रीवियस कन्विक्शन, एज, एंटीसीडेंट, कैरेक्टर, मेंटल और फिजिकल कंडीशन, खत्म है कि नहीं है? हो गया। फॉर सेक्शन 362 में कब डिस्पोजल है? जब मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट कोर proceedings are submitted by the magistrate of second class, then he can either pass sentence as if it was conducted by him trial, या फिर he can go for the further inquiry और additional evidence। हो गया याद। कौन सेटिसाइड कर सकते हैं ऐसे ऑर्डर को? हाई कोर्ट कर सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकती है। कब कर सकती है? अपील में करेगी, रिवीजन में करेगी। और क्या कर सकती है? ऑर्डर सेटिसाइड, सेंटेंस पास्ड, बट एक लिमिट हो गई, नॉट ग्रेटर देन विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट। सिंपल। तो पूरा 1 मिनट के अंदर रिवीजन हो गया। सेम थिंग कैन बी डन बाय यू एज वेल, सही है, क्योंकि जज किसने बनना है? रेज हैंड। वेरी गुड। तो याद कौन करेगा? रेज हैंड। वेरी गुड, सब जानते हैं आप लोग, समझदार हैं, सही है। सो इतना याद कर लेंगे, 2 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा जैसे याद होता है ना। 10 सेकंड, 10, 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे। स्टार्ट टू एंड अनइंटरप्टेडली, जितना सरल आपके लिए 10 का पहाड़ा है, उतना ही सरल आपके लिए सेक्शन सुनाना होना चाहिए, बस। और जरूरी नहीं है एग्जैक्ट लैंग्वेज में, वहाँ जहाँ जहाँ से वर्ड्स आएंगे वो सारे शब्द आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। जिस दिन ऐसा याद हो जाए, है ना, उस दिन समझ लेना आपके जज बनने के दिन पास में आ गए। बस ये कब चलेगा पता? याद कर लीजिए, अगले दिन रिवीजन करने बैठेंगे, बेरैट को कीजिए बंद, ठीक है, और रखिए, और एकदम ध्यान की मुद्रा पहुंच जाइए, सही है। 360 क्लॉज 1 में क्या था? 21 मेल फीमेल का देखेंगे पहले। फीमेल में क्या था? अच्छा ठीक है, एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ, और उसके साथ किसको रखना है? ओके, ऑफेंडर्स नॉट बिलो 21 ईयर्स एज, ठीक है ना। अब जहां आप रुक रहे हैं, मान लीजिए आप क्लॉज 2 3 में कहीं रुक गए, उसी पॉइंट को देखिए आप, क्योंकि आपकी आंखों की रीडिंग करने की स्पीड और आपकी माइंड की रीडिंग करने की स्पीड में बहुत हजारों गुना अंतर है। योर माइंड कैन मतलब गो विद द स्पीड ऑफ एनीथिंग, बहुत तेज से पूरी जिंदगी को रिवाइज कर सकते हैं आप, इतनी स्पीड से रिवाइज करेंगे आप। जब आप पढ़कर रिवाइज करते हैं आप, तब आपकी पहले आंख देखेगी, पढ़ेगी, फिर वो सिग्नल भेजेगी, है ना, माइंड को, दैट टेक्स टाइम। तो आपकी जो रिवीजन स्पीड है बहुत कम हो जाती है, फिर आपको पता नहीं चलता कि आपको क्या याद है और क्या याद नहीं है। देखिए हम सब लोग बेसिकली, हम लोग क्या है, बेसिकली हम लोग सुस्त है, लोग सब लोग आराम पसंद हो गए। हम लोग आराम से, हमारा माइंड भी वैसे ट्रेंड होता है, हमें भुलाता है। दिस इज आवर माइंड इज बिगेस्ट एनिमी ऑफ अस। कैसे? सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, अरे आज मन नहीं कर रहा, मन कर लो, दिमाग कर लो, मन नहीं कर रहा आज की, तो मन वहीं भागेगा, फिल्में देखेगा, व्हाट्सएप देखेगा, फेसबुक देखेगा, जो आसान काम है। और जैसे याद करने का काम होगा एकदम सो जाएगा नींद आ जाएगी तुरंत। क्यों? वो आपका माइंड इज, योर माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, है कि नहीं है? तो उसको अपने ट्रेन करना पड़ेगा कि यस वो हमेशा आपके लिए सोचे इस तरीके से हो, और जैसे ही आप उसको लेकर आओगे आप कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ट्रेन योर, कीप रिवाइजिंग इन योर माइंड। कर लेंगे? चलिए नेक्स्ट 360 क्लॉज 6 नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, छोड़ सकते हैं, इस पर आइए आप। 360 क्लॉज 7, the court before directing the release of an offender under subsection 1 shall be satisfied that an offender or his surety has a fixed place of abode or regular occupation। भैया बहुत जरूरी है,
देखिए रिलीज कर रहे हैं आप, छोड़ रहे हैं, पहले तो उसकी रिपोर्ट लिखी, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस लगी रही, मुकदमा कोर्ट में आया, गवाहों को बुलाया गया, सारे काम हुए। देखिए अब समझने की बात है, सी दिस साइड, इन साहब के खिलाफ पहले पुलिस में रिपोर्ट हुई, एफआईआर हो गई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, इतने गवाहों के बयान लिखे, पीपी साहब ने चेकिंग की होगी, फिर वो मुकदमा कोर्ट में पहुंचा, ट्रायल चला, इतने सारे विटनेस को बुलाया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, और बाद में क्या हुआ साहब, अंत में कंक्लूड हो गया कि ही इज गिल्टी, एंड नाउ इन ऑर्डर टू रिहेबिलिटेट हिम ही इज बीइंग रिलीज ऑन प्रोबेशन अंडर सेक्शन 360 और प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट है द केस में भी। सही है। अब इतनी सारी मेहनत करने का परिणाम क्या निकला, छोड़ दिया गया लास्ट में उसको, और क्या बॉन्ड भरवा रहे हैं, यू विल अपीयर एंड रिसीव द सेंटेंस वेन एवर यू कॉल्ड अपॉन टू। अब भाई साहब एक चोर आदमी को छोड़ा आपने, जब देखो इस तरफ, है ना, आएगा दोबारा, क्यों भाई नहीं आएगा, तो उसके लिए सेफ गार्ड है 367 में, क्लॉज 7 में। हाँ जी, द कोर्ट बिफोर विच the court before directing the release of an offender under subsection 1 shall be satisfied what, क्या satisfaction होना चाहिए, offender or his surety has a fixed place of abode or regular occupation, यानी कि इसका एक अपना स्थायी घर है, किसका, offender or his surety, या तो खुद offender का या उसकी जगह surety जो जमानती आया है, क्योंकि जमानती क्या कहता है कि मैं लेकर आऊंगा इसको, तो भाई तेरा घर होना चाहिए फिक्स, या इसका होना चाहिए। सही है। तो फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड, और यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि क्या रिक्वायरमेंट है, सेटिस्फेक्शन कौन कौन से पॉइंट्स का होगा, और रेगुलर ऑक्यूपेशन इन द प्लेस फॉर विच द कोर्ट एक्ट्स इन, यानी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, और इन विच द ऑफेंडर इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग द पीरियड नेम्ड फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंडीशंस। इसको बहुत आम शब्दों में समझना है तो ये समझ लीजिए, देखिए रे, कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड व्हाट, क्या, 2 पॉइंट पे बस इतना याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड, दूसरा या रेगुलर ऑक्यूपेशन, किसका, इन जगहों पर बस, या तो ऑफेंडर का या कर लेंगे, बस इतना याद कर लीजिए कि यानी कि एज, कैरेक्टर, एंटीसीडेंट, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, उनके अतिरिक्त रिलीज करने से पहले ये भी देखना पड़ेगा भाई जाएगा कहां, ये आएगा भी नहीं आएगा, अभी तो कह रहे हैं हाँ साहब आ जाऊंगा, और ये भाग लेगा फिर, तो ये भी देखना पड़ेगा, या तो ये या इसका जो श्योरिटी है जिसने जमा, उसको कहां से पकड़ेंगे, ठीक। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लीगली, लेकिन इन 2 पॉइंट पे ध्यान रखना बस, कि फिक्स प्लेस, फिक्स अबोर्ड एंड या रेगुलर ऑक्यूपेशन देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, दिस इज 8। If the court which convicted the offender or a court which could have dealt with the offender in respect of his original offense is satisfied that offender has failed to observe any of the conditions of his recognizance, it may issue a warrant of his apprehension। केवल इतना लिख लीजिए क्लॉज 8 में, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑन वो कब कर सकते हैं, बस ये इतना, कौन सी सेक्शन में होगा, डोंट गो इनटू डिटेल्स, केवल कैंसिलेशन कहां हो सकता है, 360 की क्लॉज 8 में हो सकता है, बस कब होगा, when the offender has failed to observe any of the conditions of his recognizance, जिन शर्तों में छोड़ा गया था उसको, उन शर्तों को वॉयलेट करेगा तो लेकिन कौन सी कोर्ट कर रही है, जिसने उसको छोड़ा था, अपीलेट कोर्ट नहीं कर रही है, हाँ अपीलेट कोर्ट तो पहले कर रही है, कोर्ट ऑफ सेशन डिवीजन से बता दिया मैंने आपको। सही है। यहां पर द कोर्ट विच कन्विक्टेड द ऑफेंडर, इतना कर लीजिए बस। नेक्स्ट पढ़ के सुनाया तो कुछ खास है नहीं, 9th में वारंट हो गए उसके, अगर उसने ऑब्जर्व नहीं किया, कैंसिलेशन हो गया तो वारंट हो गया ना। द ऑफेंडर व्हेन एप्रीहेंडेड ऑन एनी सच वारंट शैल बी ब्रॉट फोर्थ विद बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट। उसके भाई इतना देखिए, कैंसिलेशन उसका देखिए बस, कैंसिलेशन कौन सी क्लॉज में हो रही है, बस खत्म बात। कब होगी, जब वो उन टर्म्स को वॉयलेट करेगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वारंट इशू हो जाएगा। वारंट इशू क्या होगा, उसको फिर अपीयर, उसको वारंट केस में उसको यहां पर बस ही विल ब्रॉट बिफोर द कोर्ट।
An offender when apprehended on any such warrant shall be brought forthwith before the court issuing the warrant. जिस कोर्ट ने वारंट इश्यू किया उसके सामने प्रोसेस कर देंगे. And such court may either remand him in custody, कस्टडी में भेज देंगे until the case is heard, और admit him bail, क्या बेल पे छोड़ देंगे उसको और बाद में सुन लेंगे उसको. बस कुछ खास नहीं है, नथिंग एल्स. 360 की क्लॉज 10 में पढ़ा चुका. देखिए बहुत डिटेल में मैंने 360 पढ़ाया है. सही है, इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए. 360 पर आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा. लगभग 1.5-2 घंटे का लेक्चर हो गया एक सेक्शन पर ही, है ना. आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कुछ भी जरूरत है. हालांकि 360 पर और फिर पूरा का पूरा आप एक कमेंट्री भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ना था, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य केवल प्रीलिम्स पे क्वेश्चन करना है, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते थे मैंने वो सभी हाईलाइट करा दिए, सबको सुना दिए. रिपीट कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज याद नहीं करनी है. आपको उन पॉइंट्स को देखना है कि कौन सी एज ब्रैकेट में होगा, कौन से ऑफेंसेस की कैटेगरी में होगा, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कैटेगरी में क्या होगा, मजिस्ट्रेट क्लास 1 फर्दर इंक्वायरी एडिशनल एविडेंस कौन से सबसेक्शन में ले सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट अपील रिवीजन में कैंसिलेशन कर सकती है लेकिन कौन सी क्लॉज में करेगी. सही है. और ये इस पे खासकर कि प्रोबेशन ऑफेंडर अगर एक्ट लागू होगा तो देन 368 लागू नहीं होगा. यहीं से क्वेश्चन कहीं आया. अब जनरल क्वेश्चन बता रहा हूं, 99% क्वेश्चन कहां से आएंगे, सेक्शन 360 से आएगा. एक बात. दूसरा बात, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लागू होगा तो 360 लागू नहीं होगा. दूसरा क्वेश्चन यहां से आया है. तीसरा क्वेश्चन आया एज पर कि कौन एज की जो है 21 साल और प्लस और 21 साल से कम की कैटेगरी में कौन कौन से ऑफेंसेस का है. ये ड्यू एडमोनिशन कब करेंगे, उन ऑफेंसेस में करेंगे जो वर्णित है उसमें. 3-4 कैटेगरी से क्वेश्चन मैक्सिमम आए हैं, मैंने फिर भी बहुत डिटेल में पढ़ा दिया आप लोगों को. तो दैट्स ऑल फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू. योर 360 फिनिश्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 361. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम. क्या है, स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस. कुछ मामलों में आपको विशेष कारण लिखने होंगे. वो कौन से हैं देख लीजिए. वेयर इन एनी केस द कोर्ट कुड हैव डेल्ट विद. जब किसी मामले में कोर्ट जो निम्नलिखित प्रावधान है उनके अंतर्गत कार्रवाई कर सकती थी परंतु उसने नहीं की. तो क्यों नहीं की, कारण लिखिए. इतनी सी बात है बस. आम भाषा में समझ लीजिए पहले. जब कोई कोर्ट निम्नलिखित जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई कर सकती थी परंतु नहीं की, तो कोर्ट को फिर रीजंस लिखने पड़ेंगे कि हमने कार्रवाई क्यों नहीं लिखी बस. और तो कौन कौन से प्रावधान है, कब, इतना जानना है बस. समझिए क्या है. वेयर इन एनी केस द कोर्ट कुड हैव डेल्ट विद एन अक्यूज्ड पर्सन अंडर सेक्शन 360, यानी कि प्रोवेशन पर, कि किसी व्यक्ति को प्रोवेशन में छोड़ दिया जाना चाहिए. 360 में कार्रवाई करी या नहीं करी, कर सकते थे. या अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, यानी कि वो केस ऐसा है कि कोर्ट चाहती तो वो अंडर सेक्शन 360 भी कार्रवाई कर सकती थी या प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती थी. सही है. दूसरी बात कौन सी है, और अंडर ए यूथफुल ऑफेंडर अंडर द चिल्ड्रन एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द ट्रीटमेंट ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स. जो युवा अपराधी हैं, ऑफेंडर्स हैं, जो युवा लोग हैं, उनसे कोई अपराध हो गया और एज पर लॉ, एज पर रूल, एज पर प्रैक्टिस उनको इन कानून में डील करना चाहिए था. यूथफुल ऑफेंडर अंडर द चिल्ड्रन एक्ट के रूप में डील करना चाहिए था उसको, या प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में डील करना चाहिए था, या उनको सेक्शन 360 सीआरपीसी में डील करना चाहिए था. सही है. बट हैज नॉट डन सो, परंतु कोर्ट ने ऐसा नहीं किया. देन इट शैल रिकॉर्ड इन इट्स जजमेंट द स्पेशल रीजंस फॉर नॉट हैविंग डन सो, कि हमने इनको 360 सीआरपीसी का लाभ क्यों नहीं दिया, प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ क्यों नहीं दिया गया इनको, वाई ही इज नॉट एंटाइटल्ड. तो ये आपको लिखना पड़ेगा. इसका पर्पज क्या है कि प्रायोरिटी कोर्ट की ये होनी चाहिए कि जहां पर 360 एप्लीकेबल हो सकता है वहां पर 360 को एप्लीकेबल करें, जहां पर प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू हो सकता है
उसको वहां पर लागू करें, और या फिर किसी कोई अन्य एक्ट हो, कैसा एक्ट हो, फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स, कि यानी कि जो युवा लोग हैं जिनसे अपराध हो गया किसी वजह से, उनको क्रिमिनल की दृष्टि से मत सोचिए, क्या उनको रिहेबिलिटेट किया जा सकता था, क्या उनको सही दिशा देकर के मुख्य धारा में लाया जा सकता था? आपने, कोर्ट ने वैसा नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? विशेष कारण लिखिए उसके लिए। इट शैल रिकॉर्ड इन इट्स जजमेंट द स्पेशल रीजंस फॉर नॉट हैविंग डन सो, ऐसा नहीं करने के। तो कौन सा सेक्शन है ये? वेरी गुड। तो ये पूरी लाइन, ये क्वेश्चन आया हुआ, देखिए, इट शैल रिकॉर्ड इन इट्स जजमेंट द स्पेशल रीजंस फॉर नॉट हैविंग डन सो, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 361। पूरी की पूरी लैंग्वेज आ गई 361 की, और आपसे वो धारा पूछ ली कि कौन सी धारा में ये वर्णित है, ये प्रावधान कौन सी धारा में है? सेक्शन 361। वेरी सिंपल, क्या जानना है आपको? तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और 100% आएगा ही आएगा। और मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि देखिए, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है आपने। बस आप किसी गांव में बैठ के देख रहे हैं, छोटे कस्बे में देख रहे हैं, या कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं और इन क्लासेस का लाभ उठा रहे हैं, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही सलाह भी यही है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपको अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखना। ये बहुत 90% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है ये। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही करनी है, उसको नहीं छोड़ना है। कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आज ही पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि बीच इन बिटवीन हम डिप्रेस्ड हो गया, इन बिटवीन हम लोगों ने अपनी फोकस को लूज कर दिया। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द एडवोकेसी और वी आर शिफ्टिंग टू द अदर थिंग्स, एंड देन अगेन आफ्टर सीइंग द नोटिफिकेशन वी आर कमिंग टू दिस प्रिपरेशन। ऐसा नहीं करना है, आपने लगातार पढ़ते रहना है। और यकीन मानिए, अगर आपसे कर गए और जिस तरीके से आपको कराया गया, इसको आपने कर लिया अच्छे तरीके से, तो आपका बेड़ा पार होना ही होना है। इसके अतिरिक्त मैं जरूर कहूँगा, डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर आवर वेबसाइट vidhijudicial.com की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लगातार हम उसको अपडेट कर रहे हैं। और हमारे कोर्सेस, एक कोर्स है गुरुकुल बैच, उसकी भी हम लोगों ने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसको भी जरूर आप एक्सप्लोर कर लेना, उसमें क्या खास बात है। वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें डिटेल मिल जाएगी आपको। थैंक यू वेरी मच।